बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद रिजवान सरवर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं द रियल स्टेट गाइड। नाज़रीन करम, इस प्रोग्राम के ज़रिए हम कोशिश ये करते हैं कि आपको सेफली इन्वेस्टमेंट के हवाले से गाइड किया जा सके। और आज का जो प्रोग्राम है ये बड़ा ख़ास है। इसकी वजह ये है कि आज के जो हमारे साथ पर्सनालिटी मौजूद होंगे उनका बड़ा गहरा ताल्लुक रियल स्टेट के साथ तो है ही, लेकिन आपके दिलों के साथ भी है और हमारे दिल के साथ भी है। आप सबके बहुत पसंदीदा हैं, मेरे भी बड़े पसंदीदा हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि उनका जो ताल्लुक है वो बड़ा मजबूत है अपनी वालदा के साथ। तो नाज़रीन किराम, जब वालदा के साथ ताल्लुक मजबूत हो तो ये उनकी दुआओं का फैज़ भी हो जाता है और फिर अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ, जैसे रेत में पानी अपना रास्ता बनाता है, तो इसी तरह आपके लिए आसानियाँ बढ़ती जाती हैं और बनती जाती हैं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर उस प्यारे से शख्स के पास चलते हैं, क्योंकि सब्र मुझसे भी नहीं हो रहा, बेतहाशा सवालात हैं और आज वो सवाल भी करेंगे जो आपने अक्सर इंटरव्यूज़ में नहीं सुने होंगे। खुरम भाई से हमारे साथ मौजूद हैं जनाब खुरम गुजर साहब। खुरम भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। आपका तारीफ करने के लिए शुक्रिया। आई एम नथिंग, थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। खुरम भाई, आगाज़ करते हैं, क्योंकि अक्सर आपके इंटरव्यूज़ में देखा आप बात करते हैं वालदा के हवाले से, तो यकीनन हमारे दीन में अहकामात हैं, लेकिन मैंने ये देखा कि बहुत से लोग ये भी सोचते हैं, क्योंकि हम बात दोनों तरफ की करेंगे आज, कि शायद ये कमर्शलाइज चीज़ होती है या शायद कमर्शियल होने के लिए ज़रूरी है। तो आया मैं पर्सनली भी ये समझता हूँ कि आपकी जिस तरह की पर्सनैलिटी और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं उसमें ज़रूरी नहीं था कि आप ये जिक्र करते, लेकिन आपने अपनी कोशिश की जितना भरपूर आप अपनी वालदा का जिक्र कर सकते थे और एक इम्पोर्टेंस माँ की क्या है वो नौजवान नस्ल को बताया। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? जी थैंक यू वेरी मच। आपने मेरी लाइफ के उस सब्जेक्ट पे पहला सवाल किया है। जिस दौर में ना बेटियां नीलाम होने लग जाए ना, तब ज़कात को दिखा के भी दे, छुपी हुए वाला सवाब मिलेगा। ये दीन है। बिल्कुल ठीक है। तो जब माँ जो मजलूम है ना, जब वो पैदा होती है तो वो एक कमजोर है उस मर्द की दुनिया में जो उसका भाई, उन ख्वाहिशों में भी उसको पीछे रखा जाता है। ठीक है। और उन सारी दुनिया की वो एसेट जो बेटे की किस्मत में लिखे होते हैं उनसे भी उसे दूर रखा जाता है। ठीक है। और उसको जब उसके हाथ हवा में उठते हैं तो उसको एक मुशक्कत दे दी जाती है, बाप को या भाई उसके लिए मंगती बन जा। तो उसके बाद उसको छुपने के लिए कह दिया जाता है, और इतना छुपने के लिए कह दिया जाता है कि उसका बाप, उसका भाई उसको वो अकोमोडेशन देने की कोशिश करते हैं कि जिसमें वो सुकून ले, रेस्ट करे, और जब वो स्कूल जाएगी या कॉलेज यूनिवर्सिटी तो तब उसके पाँव की अड्डी या सर का बाल तक ना नजर आए। इतनी उसकी हिफाजत करेंगे। तो जब उसको पता है कि उन मगरों ला देनी है तो उसकी उस मर्द की कंफर्मेशन नहीं करेगी, ना उसकी इंफॉर्मेशन इस डिटेल में लेंगे जिस डिटेल में उसका एडमिशन लिया था स्कूल का। ओरिजिनल रिश्ता एक हस्बैंड का जिसके साथ उसने दुनिया गुजारनी है, बिल्कुल बिल्कुल वक्त गुजारना है, तो उसके यहाँ उस मजलूम को भेज दिया। अब उसकी किस्मत वो कैसा निकलता है, उसकी किस्मत वो उसकी पता नहीं अंडरआर्म से पता नहीं कितनी स्मेल आती है, उसको उसके साथ सारी जिंदगी रहना पड़ता है। कभी सोचा इस चीज का कि एकदम से किसी को अपने घर से उठा के दूसरे घर में भेज दो तो पता नहीं उसके घर वालों की आदतें कैसी हैं, जी जी, देखने का उनका स्टाइल कैसा, उनके मर्दों का पता नहीं, वो दीन के भी करीब है कि नहीं, उस पर्दे के करीब है जो वो घर से लेके निकली थी। अच्छा। तो भाई मेरे उसकी एक आस हो जाती है। ठीक है। एक बेटा आएगा, पहले मुझे मेरे बाप ने ऑन किया, फिर मेरे भाई ने किया, फिर मेरे हस्बैंड ने किया, एक बेटा आएगा जिसको मैं ऑन करूंगी, जो मेरी एक सिक्योरिटी मुझे फील करवाए। तो बस उस हिफाजत को मैं समझ गया था। अच्छा। तो मैंने कहा अल्लाह, मैं और मेरी वालदा बैठे होते तो हमारे घर में डिफरेंट न्यूज़पेपर आते थे। अच्छा जी। और उसकी वजह थी मेरे बाबा वो इंपोर्ट का काम करते थे। ठीक है। तो उनको वो टेंडर्स डिफरेंट चीजें चाहिए थी। ठीक है। तो मैं उस चीज में से क्या करता था, मैं और मेरी वालदा ना जो माँ वाले या डिफरेंट मजलूमों वाले वाकया एक दूसरे को डिबेट करते थे परीक्षा, और ये मेरी वालदा ने मुझे बताया। ठीक है। तो वहां मैंने डिबेट में 90% एक माँ को बेटे से या एक बीवी को हस्बैंड से, ये सारे जगह पर मजलूम औरत को पाया। अल्लाह पाक से दुआ की, 2 नफल पढ़े 2016 में, और मैंने अपनी वालदा को बोला, अम्मी जी मैं अब ना 5 साल की छुट्टी चाहता हूँ। अच्छा जी। ये रियल बातें हैं।
मोती की तरह मेरी बहनों सुनेंगी, मेरे भाई सुनेंगे, सबको पता है। बड़ा जरूरी है जी, इसलिए ये सवाल आपसे किया है ताकि पता लगे खुर्रम गुजर जो अब देखते हैं वीडियोस में, इससे पहले आज से जो कि हम 5-7 साल पीछे चले गए, तो हम चाहते हैं कि उसी तरह से आप बताएं जिस तरह के वो दिन आपने देखे और जिस तरह से वालदा के साथ खासतौर पर ताल्लुक पे हमने शुरू किया, तो ये पिक्चर उनके सामने आ जाए। इसमें ये हुआ कि जब मैंने वालदा के पास गया, मैं क्या जी आज ना 15 साल हो गए, हाँ, और मैंने तो कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिस पे आपको प्राउड ना हो। सही। तो एक अर्ज है मेरी, आपने मैं बेशुमार टाइम मैंने शादियों में और अजीजों में आपको कहते सुना है कि मेरे बेटे ने आज तक मुझे नहीं याद कि उसने छुट्टी की है, और यहाँ मुझे अपने बेटे को आवाज देके उठाना पड़ा हो। सही। मैंने कोशिश की माँ की मुशक्कत को खत्म किया। जहाँ जहाँ मैं बेटे को उसको मुशक्कत देता था, ये माँ को खाना लेने, सब्जी लेने भेजते थे, ये बहुत सारी ऐसी चीजें करते थे जो खुदा से दूरी का बायस बन रहे थे। मुंह में ये हर वक्त, और मस्जिद में भी जाते थे, लेकिन माँ के साथ सिला रहमी में नहीं होते थे। तो फिर मैंने ये किया कि वालदा से कहा मुझे 5 साल की छुट्टी दे दी। ठीक है। उन्होंने मुझे कहा क्या करना है? हाँ। मैंने कहा जी मैं ना यूरोप में, यूके में, यहाँ वो जो मांगा मुझे मिल गया। ठीक है। अब मैं ना इस माँ को सेव करना चाहता हूँ। ठीक है। इन बेटों को बताना चाहता हूँ कि मेरा अल्लाह मेरा अमल तब कबूल करेगा आपके साथ सिला रहमी जब मैं अपने भाइयों को हलाक होने से बचाऊंगा। आप मेरे सगे भाई हो। हाँ। ये कलमे वक्त लिखा गया हुआ है, ओथ है ये। मुझे ये याद है। तो मेरी जान मैंने ये किया, ये जानते हुए कि मेरी माँ की तस्वीर तौहीद को इतना फॉलो करने वाले लोग, और मेरे पास पिक्चर नहीं थी अम्मी की दूसरी उस वक्त, तो लेकिन दिखाने में मेरे पता चला कि ये कुर्बानी तकलीफ का नाम है। आपको लगता नहीं है कि आप जो आसानी से किसी को ज़कात दे लेंगे और उससे आपको फर्क ना पड़े, वो कैसे कबूल होगी? सही। आपकी जेब में इतना हाथ जाए कि आपको देने वक्त तकलीफ हो। ये लोग बुरे नहीं होते, बीमार है ना, जो रिश्तों से दूर हो या किसी चीज से। तो ये मैंने किया कि छुट्टी लेके उसी दिन मैंने डिफेंस में बगैर देखे, वाइस चेयरमैन आमिर है टाउनशिप में, ये नाम इसलिए ले रहा हूँ वो सुने, वो जिंदा है, मैं डिग्री कर रहा हूँ। अच्छा। मैंने उससे कहा यार मैं आज छुट्टी पे हूँ 5 साल की, तो मुझे डिफेंस में घर कोई दो, जिसे मैं गांव जानता था। शहर के लोग हम डिफेंस को पिंड मानते थे। अच्छा जी। तो भाई यही कल्चर था। जबकि ये कब की बात आप बता रहे हैं, किस साल की? ये 2016 की। अच्छा। तो मैंने उसने कहा घर है, कुदरती उसने भी जैसे सारी चीज रेडीमेड पड़ी है। हाँ। उसने कहा घर है। हाँ। मैंने कहा ठीक है। मैं कितने का है? उसने बोला 8 करोड़ 40 लाख का। तो मैंने कहा ठीक है, किसका है? उन्होंने कहा ये हाशमी साहब है। तो मियाँ कोई थे उनका है। तो हाशमी साहब से पूछा कितने का? उन्होंने कहा मैं कह लो 50 लाख रुपया। गाड़ी से मंगवा दे दिया। वो कहते आपने काम नहीं करवाए? और मैं मस्जिद ले रहा हूँ, इसमें मैंने अपने शौक में चीजों में नहीं कभी काम करवाए, तो ये तो अल्लाह का काम है ना, इसमें चंदा होगा तो काम होगा। तो फिर भाई मैंने बगैर देखे पहले उसे नाम करवाया। ठीक है। एक ही पीस होगा ऐसा कि उसने देखे बगैर नाम करवा लिया। ठीक है। तो जब मैं वहां पर उसके गेट पे पहुंचा था, तो मेरे साथ जो खड़े थे ना, तो वो सभी पढ़े लिखे और अच्छे लोग थे। तो वो मेरे सिविलियन में आई था। तो जब पहुंचे तो वहां पर पहले मैंने सजदा दिया था और नफल अदा किए थे, और उसके बाद आज तक सही वहां ऐसा भी है, ये जिंदा मसाले हैं, 10 करोड़ भी आया कैश इस ईमान वाले को खरीदने के लिए, और 10 सेकंड के लफ्ज बोलने होते हैं। 5 करोड़ रुपया भी आया, 10 से ऊपर नहीं आया कैश, ये नहीं बिका कभी। तो भाई इसलिए मैंने वो अमल आम कर दिया। आज हजारों माएं पूरी दुनिया से मुझे आके ये माथा चूम चुकी हैं और ये कह चुकी हैं कि हमारे बेटे आपने लुटाए हैं, और आका करीम के सदके इस सदी में ये मेरा अमल कबूल हो गया हुआ है। जी, अमल एक ही होता है, ऐसे ही कबूल हो जाए। बिल्कुल ऐसे। खुर्रम भाई, बड़ी ख़ास तौर पे हमारी नौजवान नस्ल भी सुन रही है, तो मैं शो के ज़रिए कोशिश ये भी करता हूँ जो ओवरसीज़ हमें सुन रहे होते हैं, तो उनकी एक फीडबैक भी था हमें कि इस हवाले से हमने बात करनी है। तो वो ओवरसीज़ जो हमें सुन रहे हैं, तो आपकी ख्वाहिश पे एक सवाल लाजमी ये जी, ओवरसीज़ कुछ हमारे दोस्त हैं, उनकी ख्वाहिश पे आपसे सवाल करना चाहता हूँ। जो हमारी नौजवान नस्ल है, उनमें बच्चे बच्चियाँ सारे हैं, वो बड़ा मायूस हुए पड़े हैं, और मायूसी पता नहीं क्यों है। इवन स्टूडेंट्स भी हैं उनमें, या अपने कैरियर के हवाले से कॉन्शियस हैं, या मुल्क में डिस्टेबलाइज हो जाती हैं चीज़ें, जैसे जो कि हर जगह होती हैं। पाकिस्तान रहने के लिए बना है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जो ये मायूसी का एक फैक्टर है, तो
क्या कहेंगे इस हवाले से कि उनका ये जज्बा ईमानी इतना मजबूत होना चाहिए? फिर आप जैसे वालदा की बात करें तो ये आप याद रखें ये बात, जो कि खुरमा से सवाल करने से पहले मैं कहूँ कि औरत पे सबसे ज़्यादा हक, यानी अगर वो बीवी की शक्ल में है तो मर्द का हक है, लेकिन मर्द पे सबसे ज़्यादा हक उसकी माँ का है। तो ये एक सीढ़ी है, तो हक का मतलब भी हमें जानना है कि कितना हक हमारा बीवी पे है और हकूक़ व फ़राइज़ हमें पता होने चाहिए। ये पूरा चैप्टर है नाज़रीन, लेकिन वालदा का सबसे ज़्यादा हक होता है अपने बेटे पे। तो दैट्स वाई हम ख़ास तौर पे बात करें खुरमा भाई से वालदा के वाले से, तो खुरमा क्या कहेंगे नौजवानों को, क्या उनकी समत सही नहीं है, किस तरफ जाना चाहिए? नौजवानों का कोई कसूर नहीं, 1% का लास्ट हिस्सा भी नहीं कसूर नौजवानों। ठीक। मैंने अपने बाबा से सवाल किया था। हाँ। मैंने कहा बाबा मैं ना इसमें खुश नहीं हूं। अच्छा। कि मुझ जैसा सच्चाई में नहीं मिला। ठीक है। मुझ जैसा वफादार दोस्ती में नहीं मिला। हाँ। मुझ जैसा, ये सभी सोचते हैं लेकिन झूठ सोचते हैं। हाँ। ये भी प्रैक्टिकल बड़ा जख्मी कर देने वाली जगह होती है। तो मैं क्या, आप कितने खुश होते हो कि मेरा बेटा सीधी राह पे है? आप दोस्तों में भी बैठ के, बचपन से मैं देख रहा हूं कि आपकी इस खुशी के लिए मैंने उस जमाने की वो धूप को अपने सीने पे सह के कभी आज तक अपने माँ बाप को या किसी को कोई अपना दुख नहीं सुनाया। बिल्कुल सही। लेकिन बाबा ये कोई खुशी की बात नहीं है। क्या मजा होगा उस फूल का जो कब्रिस्तान में खिला होगा, उसको बाग में रहने का मजा आता है। उसको प्राउड नहीं होता इस चीज का कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ। सही। तो लिहाजा इस पिछली जनरेशन पे सारा कसूर है और उससे पिछली पे है, ये तला हकीकत है। लेकिन अब अगर मेरे जैसा इंसान जो उन्हीं में से पैदा हुआ है, उन्हीं इन्वायरमेंट में पला है और उसको इतना मजबूती से अल्लाह पे ईमान है, इतना मजबूती से है कि मेरे एक दोस्त बैठे हुए रात को, ये कई दफा ऐसे वाकये हुए हैं। ठीक है। वो कहते खुरम भाई हम काफी बड़ी मीटिंग करने के लिए बैठे हैं और 2 घंटे हो गए हैं और ये 29 करोड़ की मीटिंग है, तो आपने अभी तक अल्लाह और उसके रसूल के अलावा बात ही नहीं कर रहे। तो मैं कहा बात ही यही है। तो भाई वो मीटिंग को मैंने 2 सेकंड देता होता हूँ। सही। मैं उस चीज पे, दुनिया की चीजों पे मैं सौदा कर लेता हूँ। वाह वाह। तो नफा अल्लाह बना देता है। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे जादू है मेरी किस्मत में। वाह वाह। ये हकीकत है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मैंने इस चीज को अपने पे नहीं लूंगा ना। सही। आज माओ को आप देख लो अखबारों में या कहीं भी, आज नहीं मारते तो मेरा अमल कबूल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आज आका करीम के सदके बेटों को तमीज आ गई है। सही। उन्हें माओ के साथ आज देखो सोशल मीडिया पे वीडियो भी लग रही हैं और आज माओ के साथ तस्वीरें भी लग रही हैं। जी बिल्कुल खुरमा, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, क्योंकि ये अमल जो है जिसका मैं पर्सनली अगर ये कहूँ कि मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा तो ख़ास तौर पे खुरम भाई का वालदा के साथ ताल्लुक़ पे बात करते हुए उनमें एक मोटिवेशन आई और उनकी पॉजिटिविटी उन्होंने एब्जॉर्ब की इससे। तो नाज़रीन इकराम, आप सोच रहे होंगे कि प्रोग्राम में रियल एस्टेट की बात भी होना ज़रूरी है, तो यकीनन खुरम भाई का ताल्लुक़ बड़ा गहरा है रियल एस्टेट के साथ। तो आप कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं तो खुरम भाई का रियल एस्टेट में क्या ताल्लुक़ है और किस तरह से जंप इन हुए, इस पे भी बात करेंगे। वी कम बैक आफ्टर। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है और खुरम गुजर साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं और बड़ी ज़बरदस्त बातें हो रही हैं और ख़ास तौर पे वालदैन के साथ और अपनी वालदा के साथ ताल्लुक़ के हवाले से जो कि उरूज मिला, ये दुआओं का फैज़ भी है और वालदैन से मोहब्बत का फैज़ भी है। तो इसके साथ साथ हम खुरम भाई से बात करेंगे, चूँकि ब्रेक से पहले हमने बात की कि नौजवान नस्ल बड़ी मायूस हो चुकी है, तो आया उनको डायरेक्शन दिखाने की बड़ी ज़रूरत है और ना सिर्फ डायरेक्शन दिखाने खुरम भाई, उनके साथ साथ उनको सपोर्ट की भी ज़रूरत है। तो आप जैसे लोग अगर सपोर्ट करें तो मेरे ख्याल से बहुत से लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। तो खुरम भाई कोई नौजवानों के लिए कुछ प्लान भी किया है इस तरह प्रैक्टिकली कि उनके लिए मजीद आसानी हो सके? अच्छा, बिगिनिंग में ना मैंने ये किया था कि मैंने एजुकेशन पे स्टार्ट किया था। सही। मेरा ये विजन नहीं है कि लोगों को खाना खिलाओ, इसलिए कि ये फिर ना मंगते हो जाते हैं। भूखे मर जाओ, पढ़ के मरो, मेरा ये विजन है। सो वी नीड नेशन। अच्छा, वी डोंट नीड पॉपुलेशन। सही। ये हमेशा याद रखें। जबरदस्त। अभी देखें कि यार वो जो आने वाला है, क्या मैं उसको वो सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ कि जो मेरी रह गई हैं। एक बाप का मकसद होता है बेटे को उस टोए में ना गिरे जिसमें वो गिरा था, वो उसे फील करेगा। तो कोशिश करें कुरान को अपनी जुबान में पढ़ के और समझ जाएं दीन को। जबरदस्त जबरदस्त। तो इसके लिए कोई प्लान भी कर रहे हैं आगे, कोई ऐसा कोई आपका कोई वेंचर हो जिसमें नौजवानों को कोई उम्मीद नजर आए, चूंकि अल्लाह पाक जरिया बनाता है तो वो एक जरिया की हैसियत से आपको देखते हैं। अच्छा, बेसिकली नेकी में आपका प्लान नहीं होता। हाँ,
नेकी में आपका सिर्फ झुकाव होता है और अल्लाह फिर आपको प्लान दे देता है। बिल्कुल ठीक है। और आप झुक जाते हो उसमें, उस तरफ आप मुंह से लफ्ज निकल जाते हैं। बिल्कुल सही। तो भाई मेरा जो प्लान बनने जा रहा है, मेरे 2 प्लान है। अच्छा। एक मेरा प्लान ये है कि मैंने जब इस दुनिया से जाऊंगा तब तक इंसानियत पे काम करूंगा। ठीक है। और इसको मैंने ऐसे किया कि यहाँ पर पाकिस्तान में इस वक्त मेरा कोई नहीं है। ठीक है। कौन जो मेरे जिसके साथ मैं जिंदगी गुजार सकूं, वो बहन भाई हो, वो सभी यूरोप में हैं। हाँ। उन सबको मैंने सेटल कर दिया है। ठीक है। और सबको वहां पर मेरी बेड एंड ब्रेकफास्ट एक चेन है। आई हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स देयर। लेकिन मुझे अभी क्या करना है कि उन सबको मुझे हलाल करना है। हलाल ये होता है, इसे हलाल आजम कहते हैं। हाँ। कि जब आपने अपने हलाल रिज़्क से लोगों में वो रिज़्क, उनकी फलाह, उनकी इज्जतों के और उनके वो वसाइल जो आपके भी हैं, आपको लोगों ने हाथ नहीं था दिया, क्या आपने दिया? वाह, बिल्कुल। मैंने क्या किया भाई, मैं जब वो घर से निकला, मैंने हर कूचे में वो गंढ नहीं बांध ली थी। तो मैंने अपने दिल में गंढ बांध ली। मैंने कहा अल्लाह ये मेरे साथ नहीं कर रहा, मैं ऐसा करूंगा। तो अब मैं ये करने चाह रहा हूँ। एक तो बेटियों के लिए कुछ टीचर बुला रहा हूँ तुर्की से। अच्छा। कुछ अभी चूंकि सेकंड वर्ल्ड शुरू हो गई हुई है, जो इंटरनेट की दुनिया है। ठीक है। आपका रिज़्क, आपके वसाइल आने वाले दौर में सब कुछ फिक्स होने जा रहा है। सही है। तो आप उस पर डिपेंड कर रहे हैं। अभी भी हम उसी पे डिपेंड कर रहे हैं जहाँ बैठे हुए हैं। सो मैं बेटियों के लिए यहाँ ट्रेनर बुला रहा हूँ जो ट्रेड करो सिखाएंगे इनको। अच्छा। फ्री ऑफ कास्ट। ये 3-4 जगह पर ऑफिस खुलेंगे। अच्छा जी। और यहाँ पर वो टीचर जो पाकिस्तान कभी नहीं आए, ठीक है, वो इन्हें इंटरनेट पे वो ट्रेड, वो स्किल्स देंगे जो इन्हें बगैर इन्वेस्टमेंट पे इंटरनेट पे बैठ के मंथली ये लाखों रुपया कमा सकते हैं। जबरदस्त खुरम भाई, क्योंकि बड़ा जरूरी है स्किल डेवलपमेंट पे काम। क्योंकि आप एजुकेशन के जैसे बात कर रहे थे, तो हमारे मुल्क में बहुत से लोग, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, बड़े हाईली क्वालिफाइड लोग भी हैं, लेकिन यह है कि अल्टीमेटली वो उस तरह से वो कमा नहीं पा रहे या अपना सर्कल चला नहीं पा रहे। तो हमें फिर एक कमी महसूस होती है स्किल डेवलपमेंट की। तो अगर आप स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं तो ये प्लान लाजमी शेयर कीजिए। वो हमारे इंशाल्लाह जो नौजवान नस्ल है उनके लिए एक उम्मीद की किरण है। असल में ना, इंसान समझता है कि ये मैं कर रहा हूं। आपको लगता है कि जो आपको किताबें पढ़ी हैं वो इस दुनिया में वो सारे रास्ता मिला आपको? नहीं। आपको लगता है कि उसने बताया था झूठ नहीं बोलना, सीधा रास्ता चलना और उम्मुल मोमिनीन के नबी ये सब बताया? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको थोड़ी सी बात बताई और बाकी सारी जॉनसन की बता दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई हम कंफ्यूज लोग हैं। वो किताबें इंजीनियर बना के कसाई खाने में छोड़ देते हैं बच्चों को हलाक होने के लिए। हमें दीन नहीं दिया। अगर काश के वो बच्चे साथ में कुरान पाक को उर्दू में पढ़ लेते, तो अल्लाह पाक ने उसमें बताया है कि बुरे लोग भी हैं। हमारी किताबों में नहीं बताया। देखो धोखा देखा, मेरा अल्लाह धोखा नहीं देता। आगे जाने के लिए इन नस्ल को क्या करना होगा? भूखा रहना होगा। पहले भूखा रहना होगा। दुनिया की किस्मत के फैसले चेंज किए हैं वो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ने वालों ने। महलों में बैठे हुए कभी नहीं पढ़े और ना उन्होंने चेंज किया है। उन्होंने सिर्फ सरदारी की है और नौकर होके मर गए। वाह वाह वाह, बिल्कुल। तो भाई ये हमारे दीन में भी हिस्ट्री यही है। सो मैं ये करने जा रहा हूँ एक हाउसिंग सोसाइटी। तो मैंने 7K को भी कमर्शलाइज कर लिया है। कमर्शलाइज रहने में नहीं किया, उसको ऑफिशियल यूजिंग में लिया है। ऊपर वाला सारा फ्लोर वेरी ऑसम। पाकिस्तान में ऐसे सीन नहीं होंगे। और इसी तरह मैं KG ओवरसीज हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च करने जा रहा हूँ। KG ओवरसीज हाउस। और ये 50% मेरे अल्लाह पाक ताहियात मेरे साथ पार्टनर है। वाह। और ये हर प्रोजेक्ट में। इसी तरह मैं लाहौर में भी एक KG ओवरसीज फार्म और KG शॉपिंग मॉल भी बनाने जा रहा हूँ। ये 5-6 प्रोजेक्ट हैं। यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा कि जो मुझे लोगों की जरूरत नहीं भी है, मेरी नजर में जो लड़का होगा ना, मैं सबको इन्वॉल्व करूंगा। जबरदस्त। और इनको उस चीज में डालूंगा कि कमीशन नहीं खानी, आपने लोगों को कमाना है। बिल्कुल ठीक है। पैसे जब आएंगे फिर खत्म नहीं होंगे। लेकिन लोग कमाओ। वो लोग उनको भरोसा उठ गया है। हम लोग, मैं इसमें सबसे बड़ा करूंगा एक रोड टॉप बेस्ट, और उनको उस साइज में जिस साइज में मैं तलबगार था कि ये होने चाहिए। मुझे अंदर वो सारे सवाल जो मैं किसी को कर सकता था वो मैंने अपने में ठीक करने हैं पहले। अच्छा। तो मैंने उसमें ये क्या करना है, जो बेसिकली जो मेरा काम है, मैंने वहां पर वो प्लेटफॉर्म देना है जनरेशन को जो मेरे बड़ों ने आपके बड़ों ने हमें सबने नहीं दिया, जो उनके जिम्मे नहीं है। अच्छा। ये बदबख्ती के हमारे किस्मत के फैसले वो लोग करते हैं जिनकी अपनी किस्मत ही नहीं है। तो भाई वो लोग जिनको घर में इज्जत नहीं है वो हमें दाबे मारते हैं। सही। तो यही बदबख्ती है ना, ये सजा है। बिल्कुल। वो लोग
जो आपको सरेआम पूरी दुनिया में गंदा कर रहे हैं, आपको टीवी पे शेम फील हो रही है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमें आना पड़ेगा उन मैदानों में, अब हमें जिहाद की तरह आना होगा। जो लोग ये सोचते हैं कि वो गंदी जगह है, मैं भी सोचता था, खुदा कसम मैं सोचता था, मैं अपने आप को मना कर दिया। सही। अब मैं अपने आप को पाकिस्तान के हवाले कर दिया। सही। और मेरा एतबार जो है वो पाकिस्तानी फौज पे है, इसलिए कि ईमान वाली है, तो इसी में है। बाहर ते मन पॉलिटिक्स से लभ्या कोई नहीं। बिल्कुल सही। ते एक इमरान खान है जिंदे ना मैं प्यार करना, वो कला भी रहिएगा तो खुरम गुजर नाल खलोता है। अच्छा, लेकिन उदों तिकर प्यार करना जिदों तिकर उनकी सोच मेरे मुल्क दे नाल। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही। ठीक हो गया। और मैं वहां पर पैमाना मोहब्बत दा पाकिस्तान है, टू बी ऑनेस्ट। और मैं ये करने जा रहा हूँ कि वहां पर ना एक ऐसा इदारा बनाने जा रहा हूँ, जो मेरे कुछ दोस्त है गोरे, जो वहां पर वो करेंगे कि जैसे स्किल्स है ना, ये मैं इसको सोशल मीडिया पे इतना कर दूंगा कि भाई कुछ मुख्तलिफ इदारों में जो लोग स्किल्स रखते हैं, इंजीनियरिंग में आगे कुछ कर सकते हैं, वहां पर वो इक्विपमेंट दूंगा उन्हें। सही है। वो एक इन्वायरमेंट दूंगा, चाहे ये कोई 20 एकड़ में बनाओ। ठीक है। मतलब बहुत बड़ा एक शहर देने वाला हूं इस टेक्नोलॉजी में। बिल्कुल। खुरम भाई, आपने जैसे स्किल डेवलपमेंट पे बात की है, एक तो हमारा ये प्लान हो गया। दूसरा प्लान जो आपने केजी ओवरसीज हाउसिंग स्कीम के हवाले से बताया, ये किन शहरों में लॉन्च कर रहे हैं? इस्लामाबाद में लॉन्च कर रहे हैं, लाहौर। अच्छा, अभी ये 2 चूज की। ठीक है। आया ये हाउसिंग स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं या वर्टिकल लिविंग की तरफ भी जा रहे हैं? लाहौर में बड़ा कॉन्सेप्ट आ गया और ना वो नहीं मैं कर रहा। ठीक है। करना चाहिए, जो आए करना चाहिए। ठीक है। लेकिन उसको इस तरह करना चाहिए कि एक कर रहा है तो दूसरा पीसीओ वाली चाल ना बना दे। बिल्कुल सही है। हम लोग तबाह कर देते हैं मार्केट को। सही। हम लोग एकदम से समझते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, वो डाकू पड़ गया तो मैं ना पहले डाका मार ला। सो यार थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए। अपनी लाइफ में ख्वाहिशों को मार दो यार। ठीक है। मैंने तो मार दिया, मैंने अब जी रहा हूँ अल्लाह सुब्हान तआला की रजा के लिए। ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि मैं उसको में पैसे मेरे पास आए तो ये बात हो रही है। खुरम गुजर का जो दोस्त सुन रहा ना, कि जब मेरी जेब में पैसे नहीं थे तो मैंने 20 दिन पैसे जोड़े एक चीज खाने के लिए। तो जब मैं उस चीज को खाने के लिए बैठा, सामने से 2 दोस्त आ गए, तो मैंने उन्हें शो किया, मैंने खा लिया, आप बैठो। तो भाई वो खा के तो मैं उनके साथ उठ गया था। वाह। तो यार मैं इस म्यार से जना हूँ, तोरी म्यार से चलाऊं। सही। एक होता ना चोरों कुतुब बने, आका करीम के सदके एक गुलाम नहीं ऐसे होगा। तो ये अल्लाह पाक का करम है कि मैंने सीधी राह पे, मेरी माँ की दुआ है, मेरे बाप की दुआ है, और आज तो मेरे साथ इतनी माओं की दुआएं हैं, और मैं उन माओं को कभी भी ये बेवफाई देके नहीं जाऊंगा कि उनके बेटों को प्लेटफॉर्म ना देके जाऊं। मैं उनको एक मैदान में नहीं, मैं हर मैदान में प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करूं। ये क्रिकेट ग्राउंड हो, ये फुटबॉल ग्राउंड हो, ये सफारी पार्क हो, मैं अपने पहले उन छोटे छोटे बच्चों को ये दूंगा जो हमें नहीं मिला। एक चिड़ियाघर मिला जहाँ बदबू आती रहती थी। अब खुरम भाई ने बात की कि गुफ्तगू में अपनी कि भूखा रहना बड़ा जरूरी है, और बल्कि नौजवानों को जब ये कहा तो इसके साथ साथ ये भी बता दिया गुफ्तगू में कि मेरे पे भी ऐसा कुछ वक्त रहा कि तभी शायद कदर भी इंसान को होती है। तो अब जरा इसमें भी बात करेंगे कि खुरम भाई की हिस्ट्री क्या है, बचपन कैसे गुजरा, फैमिली में कौन कौन है, कुछ इस हवाले से भी बात करेंगे। क्योंकि रियल एस्टेट के हवाले से जब हमने बात की तो खुरम भाई अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करें, उस पर भी बात हो गई। तो इन तमाम तर चीज़ों को इंशाल्लाह एक इंटरव्यू में कवर करेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है, और खुरम भाई से बड़ी इंटरेस्टिंग बातें चल रही हैं, चूँकि रियल एस्टेट के हवाले से भी खुरम भाई अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें बहुत से नौजवानों को, मैं ये समझता हूँ कि एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये एक बहुत बड़ा कदम है पाकिस्तानी नौजवानों के लिए। तो ये भी एक खुशखबरी है और खुशाइंद बात है। इसके साथ साथ थोड़ा सा चलते हैं खुरम भाई के पास्ट के हवाले से, बचपन के हवाले से थोड़ा खुरम भाई से पूछते हैं। खुरम भाई, जैसे आपने कहा कि भूखा रहना जरूरी है, स्ट्रगल करना जरूरी है। अच्छा खुरम भाई, मजा भी उदो ही आता है जो तो स्ट्रगल की हुए और मेहनत की हो और भूखा रहा हो, और फिर उस पैसे का मजा भी आता है। तो खुरम भाई बचपन में कैसे थे, बचपन कैसे गुजरा? बचपन में यार, जिस बंदे ने अपने से 2.5 साल बड़ी बहन को उसका फादर बन के हर जगह उसके पेश हुआ हो, और वो खुद 9 साल का हो, अच्छा, तो वो बंदा मतलब कि एडमिशन भी खुद करवाए, और वो गली मोहल्ले जहाँ लोग अपनी माओ को सुबह दूध लेने या दही लेने भेज देते थे, तो उन सबको मैं एक जगह बैठा के उनका सामान आगे लेके खुद जाता था। और वो दुकानें जो चने वाली थी, जहां पर मुझे क्यू में नहीं लगना होता था, यहाँ मैं गलत था, ऐसा ही सीन था, तो मैंने अल्लाह पर लगने भी नहीं देते थे। तो जिन दुकानदारों से मेरी
लड़ाई होती थी इस चीज पे। लड़ाई से मुराद के मुंह से बदजुबान नहीं था ना, लेकिन मैं अपने अंदर ही गुस्सा होता था। तो वो लोग आज अपनी दुकानों पे आपके भाई की तस्वीरें लगाए हुए हैं, माशाल्लाह। तो ये काफी नहीं है मेरे लिए। उनका रिज़्क के लिए भी दुआ करता हूँ और अल्लाह का एहसान मानता हूँ। जबरदस्त। तो खुरम में फैमिली में कौन कौन है? और चूंकि मैं थोड़ी सी बात ये भी करना चाहता हूँ, उसके बाद आप यूके भी गए, तो वहाँ के एक्सपीरियंस कैसे रहा? थोड़ा फैमिली के हवाले से बताएं। फैमिली में यार हम लोकल कम्युनिटी है यहाँ के, गुज्जर बरादरी से है। ठीक है। मेरी सबका चेची है। ठीक है। मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का सोच के ना तो मुझे थोड़ा सुकून मिल जाता है कि ये सोच कहाँ से मुझे आई। वो भी चेची थे। अच्छा। तो कुछ ये हुआ कि एनवायरनमेंट बहुत अजीब सी थी, जैसे आप समझ सकते हो। जी जी जी। आपका तो फैसल टाउन में टाइम गुजरा, मेरा मीरा दी खुई गुजरा। अच्छा। इट्स मीन के वो एरिया उस वक्त लाहौर का सबसे करप्ट एरिया था। अच्छा। और यहाँ पर समझ लें कि एक मशीन ही जुतियां बनाने वाली है। ठीक है। तो वहां तस्वीर कैसे बन जाए? तो वहां पर मैं एनवायरनमेंट के करीब नहीं गया। हाँ। मैं बच्चों को बताऊंगा, खास तौर पे उन माओ को, कि अपने बच्चों को कोशिश करें कि दुनिया के साथ भी घूमने दें। हाँ। उनको बाहर वाली एनवायरनमेंट दें, लेकिन वो देने वक्त आप सर पे रहें। जैसे एक बंदा अपना जानवर को छोड़ता है ना समझ को, तो उसके सर पे खड़ा होता है कि कहीं इधर उधर ना हो, तो उसको वो एनवायरनमेंट दे, वो मेंटली तंदुरुस्त होगा, हेल्थी होगा, उसको सभी लोगों को जानने का पता चलेगा। मेरी वालदा ऐसे करते थे। अच्छा। मोस्टली टाइम वो कुरान पाक पढ़ते रहते थे। एक भाई उनका फोत हुआ था, उन्होंने रो छाड़ते सन। अच्छा। तो इतनी वफादार थी कि उसको सारी जिंदगी रोती रही। तो मैं कुरान पाक उनके ऐसे ना, मैं जमीन पे बैठ के ना उनके साथ टेक लगा लेता था, तो वो मैं सुनता रहता था। तो फिर एक दिन मैंने अपनी वालदा से बोला कि माँ जी है वो स्कूल से धोखा हो गया है। अच्छा। मैं छोटा सा था। कहते क्या? कहते तू स्कूल क्लास में भी नहीं जाता, क्या वजह? तो मेरा स्कूल मुझे याद है आज भी, हेवन पब्लिक स्कूल था, नाखुदा चौक लाल मस्जिद के साथ। अच्छा अच्छा। मतलब माँ बाप ने वन ऑफ द बेस्ट स्कूल में पढ़ाने की कोशिश की उस मोहल्ले में भी। अब उसके बाद इनोसेंट पब्लिक स्कूल भी मुझे याद है। अब वो कौन सा था? 6वीं क्लास तक। अच्छा जी। तो मेरे वो सारा टाइम क्लास में प्रीफेक्ट रहता था। अच्छा काबिल स्टूडेंट था। तो बस जब माँ जी के पास आया, मैं क्या माँ जी धोखा हो गया। अच्छा। कहते कि ओ मैं क्या माँ जी सब झूठ पढ़ाया इन्होंने, मैं बाहर गया आज मार्केट च, और जो किताबां च ਲੱਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਓਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਰਾ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਐਸ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਲਈ। तो मैंने उसके बाद कोशिश की किसी को, मेरे अल्लाह पाक मेरे अंदर से नफरत खत्म कर दो, मैं किसी को कभी बुरा कहूँ ही ना। सो बुरा होगा नहीं, वो बीमार है यार। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है। बड़े लोगों का सवाल है जो आपने जो कि यूके में एक अरसा जिंदगी गुजारी है, कब गए और क्या सरकमस्टेंसेस थे तब, लाइफस्टाइल कैसा था, उसके बाद यूके में कितना अरसा रहे हैं, और अब क्या परमानेंटली पाकिस्तान में हैं, क्या मामला था? अच्छा, बेसिकली ना मैं रहा नहीं हूँ यूके में ज्यादा। अच्छा। साल में 10 दफा गया हूँ। हाँ। 7 दिन से ज्यादा नहीं रहा। ठीक है। रह ही नहीं सका। इधर माँ थी, मैं पागल होते रहूंगा, जबकि उसके पास सारे वसाइल हैं। फिर मैं कौन सी सिक्योरिटी चाहता हूँ? अल्लाह के यहाँ सिक्योरिटी मिलेगी कि बाहर जाके मिलेगी? सो मैंने भाई ये किया कि वहां बिजनेस किया। ठीक है। और बिजनेस ऐसा किया कि बुरे लोगों के साथ जो धोखे में मास्टर हुए हैं, नहीं दिया उन्होंने धोखा, अल्लाह ने उन्हें नहीं दिया कभी। वो भी बने, मैं भी बना। और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो दोस्त रखता था स्टूडेंट वीजे पे, उनको भी ले गया। और उन सबको मैंने अल्लाह और उसके नबी की रजा के लिए और खुद को एक इंसानियत में समझा कि मैं भी इंसान हूं, मुझसे कौन बेहतर करे तो मैं भी करूं। अच्छा। तो आज बहुत सारे बेटों को मैंने यूके में सेटल कर दिया, आज बहुत सारे बेटियों को मैंने यूके में सेटल किया। लेकिन यार मैं सोशल मीडिया पे लोगों को, बल्कि ये भी आपके प्लेटफॉर्म से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बताऊंगा, मैं बहुत सारे लोगों की हाजत पूरी नहीं कर पाता। खुदा कसम मुझे फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे कभी कभी मैं देखता हूँ ना, शेम फील होती है। और वो कह रहे होते हैं इनबॉक्स में आए, मैं इनबॉक्स में भी जाता हूँ। चीज के साथ आपका वक्त गुजरा है, क्या देखते हैं पाकिस्तानियों के बाहर, क्या मसले हैं, क्या ख्वाहिशें हैं? प्यार बहुत करते हैं जी पाकिस्तान से, लेकिन ये है कि उनको मसले भी बड़े हैं यार। जो उनकी वफादारी है ना, अल्लाह जानता है उनको वो वफादारी नहीं मिलती। लेकिन इंशाल्लाह मैं अपने भाइयों को वफादारी दिलवाऊंगा। उसकी वजह ये है कि मैंने वो, मुझे नहीं पता कल क्या होगा जी जी, लेकिन मेरे अंदर एक शर्म और एक यार रहनी चाहिए, बिल्कुल एक जुफ्तजू रहनी चाहिए कि मुझे ये करना है। आप अपनी बिसात के मुताबिक मेरे अल्लाह सुब्हान तआला से मैंने मांग लिया, और जितना हो सके खुद पे जख्म लूंगा, लेकिन अपने बाहर वाले ओवरसीज भाइयों को इंशाल्लाह ये फील करवाऊंगा, खास तौर पे आपके वो दोस्त को,
उन्हें मेरा मैसेज और सलाम है, जो उस साथ के बिहाफ पे कसम है कुछ करके जाऊंगा और खूब करके जाऊंगा और कर रहा हूँ। अभी तक 45 लाख रुपए मैंने फीस देनी है, कितने बच्चे होंगे ये कुछ दिनों बाद। अल्लाह पाक सलामत रखे। ये अल्लाह पाक ने एक जरिया बनाया। जाते जाते नौजवानों को क्या मैसेज देंगे? नौजवानों को यार मैं एक ही मैसेज दूंगा, खास तौर पे इस वक्त में जो क्राइसिस चल रहे हैं, आप जो इकोनॉमी जा रही है, मेरा ये इंटरव्यू आपको याद रहना चाहिए। आपकी नजर साफ करो और अपनी ख्वाहिशों को कम करके अल्लाह पे भरोसा रख के, और जो आपने गलतियां की है उसकी माफी मांगो, और अपने बाप को दौलत के बगैर पाने से उसकी इज्जत को कम ना करो। जरूरी नहीं है कि बाप का दौलत होना और बाप का होना ही काफी है। आप बाप बन जाओ, उसने आपको पैदा किया अपनी सिक्योरिटी के लिए, तो डू इट योर जॉब। बिल्कुल। सो पाकिस्तान को दुनिया में अल्लाह ने इज्जत दिलवानी है, इसकी जड़ें मदीने से मिली हुई है, मेरे लफ्ज़ याद रहेंगे तरीक को। तो इसकी फौज को बुरा ना कहें, इसकी सियासत को बुरा ना कहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। नाज़रीन किराम, बड़ा खूबसूरत मैसेज खुरम भाई ने दिया, और ख़ास तौर पे आज हमने ओवरसीज़ की भी बात की, और हमने अपने ख़ास तौर पे जवानों की बात की, यूथ की बात की, और जो मैसेज खुरम भाई ने दिया उसमें बड़ा ज़रूरी है कि हम अखलाकियात पे बात करें। देखिए, रियल स्टेट का हमारा शो है, लेकिन हमारी कोशिश होती है खुरम भाई कि हम अखलाकियात पे बात लाजमी किया करें। तो रियल स्टेट में ज़रूरत है ईमान की। असल में इमेज बिल्डिंग बड़ी एक ज़रूरी है जी रियल स्टेट की। रियल स्टेट के हवाले से एक इमेज बना हुआ है कि खुदा ना खास्ता कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज ही होती हैं, तो ये एक बड़ा मसला है। यार ये फ्रॉड वही होता है जहां लोग लॉ को पढ़ते नहीं है। जी। लोगों को पढ़ के चले जाते हैं। जो सोसाइटी लॉ के मुताबिक प्रूव्ड है, पहली चीज, बिल्कुल, चाहे वो वक्त का बादशाह भी हो या फरिश्ता भी खड़ा हो, आप अपनी हलाल इज्जत को इन लोगों के बिहाफ पे नहीं रख सकते। बड़ी मेहनत होती है। तो कोशिश करें, जो LDA से या मुतलका कोई भी डिपार्टमेंट है, CDA है, उससे वो प्रूवल हो। बिल्कुल। और इसके बाद भी प्रूवल होने के बाद भी उस बंदे की प्रोफाइल चेक करें। एग्जैक्टली। कि उसके पहले प्लान है, then you do। बड़ा जबरदस्त मैसेज है। हम अपने प्रोग्राम के जरिए यही बात करते हैं कि अप्रूवल हमने लाजमी देखना है, हमने लोकेशन लाजमी देखना है, और क्रेडिबिलिटी भी हमने देखनी है डेवलपर की, क्या है वो काम करना चाहता है। जैसे खुरम भाई ने भी बताया कि वो अपनी एक हाउसिंग स्कीम, KG हाउसिंग स्कीम के हवाले से जो लॉन्चिंग कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इससे भी बहुत से लोगों को आसानी मिलेगी। ओवरसीज़ खासतौर पर जो हमें सुन रहे हैं, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और जो पाकिस्तान में मुकीम नौजवान है वो भी अपडेटेड रहे, चूँकि आने वाले वक्त में बहुत सी आसानियाँ होने वाली हैं। आप सबकी समातों का शुक्रिया।